हेलो, हेलो। हाँ जी बच्चों, तो वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है? सब कुछ सुनाई दे रहा है बढ़िया से? सब कुछ ठीक है? हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। मेरे बच्चों, क्या हाल-चाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। जस्ट मेक श्योर कि लेक्चर नंबर 1 आपने बहुत अच्छे से देखा हो। जस्ट मेक श्योर कि लेक्चर नंबर 1 जो है उसको आप रिवाइज करके आए हैं। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना एक सीक्वेंस में चलती है, फर्स्ट लेक्चर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, जैसे लाइन से आपको चलना है। रेगुलरली रिवाइज करना है, रेगुलरली क्लास में लाइव ज्वाइन करना है, रेगुलरली कमेंट सेक्शन में फुल एक्टिव रहना है और क्लास को एंजॉय करना है। और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मेरी तरफ से आपको बेस्ट कंटेंट मिले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि ये रजिस्टर, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटको, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे जेई और नीट हो, ये रजिस्टर आपकी हेल्प करे आपकी ऑर्गेनिक को वापस से आपके लिए जीवंत बनाने के। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कल हम सीख रहे थे कार्बन की डिग्री निकालना, हाइड्रोजन की डिग्री निकालना। आज हम ऐसे ही मिले जुला कुछ काम करेंगे और फिर लास्ट में अगर समय बचा तो हम आईयूपीएससी भी आज से ही स्टार्ट कर लेंगे। हेडिंग लगाएं, एलिफेटिक यौगिक। एलिफेटिक यौगिक। थोड़ा आज अलर्ट ज्यादा रहना पड़ेगा, है ना? एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड, देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, सब लोग ध्यान सुनना, है ना? बाद में बातचीत करनी है, कोई भी आसपास की फालतू टॉक नहीं, सारा ध्यान क्लास में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक होते हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एरोमेटिक का नाम सुन रखा है जीवन में? कभी जीवन के किसी पड़ाव में आपने एरोमेटिक का नाम सुन रखा है? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एरोमेटिक का नाम कभी ना कभी सुन रखा है? नहीं सुन रखा है तो कोई बात नहीं। अभी के लिए आप ये याद रखो, बेंजीन। बेंजीन आपके लिए एरोमेटिक है। कल मैंने बेंजीन बनाई थी आपके सामने, ये बेंजीन। तो बेंजीन एरोमेटिक है। बेंजीन के अलावा जो कुछ भी है, मतलब बेंजीन एरोमेटिक है और एरोमेटिक के अलावा जितने भी इस दुनिया में यौगिक हैं वो सारे के सारे एलिफेटिक हैं। अब आप बोलोगे सर एरोमेटिक क्या होता है? तो एरोमेटिक मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे, मतलब 3-4 लेक्चर्स के बाद में, फिर हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक क्या चीज है। परंतु अभी आप ये लिखें, वे चक्रीय या अचक्रीय यौगिक। अच्छा, चक्रीय क्या होता है? जिसमें रिंग हो। और अचक्रीय क्या होता है? जिसमें रिंग ना हो, है ना? तो वो चक्रीय या अचक्रीय यौगिक जो एरोमेटिक नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक कहलाते हैं। तो एलिफेटिक वो है जो चक्रीय नहीं है, एलिफेटिक वो है, सॉरी, एलिफेटिक वो है जो एरोमेटिक नहीं। बस इतना याद रखना है। क्या हम कमेंट सेक्शन में ये बात लिख सकते हैं कि जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक है, जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक है। अच्छा, एलिफेटिक के अंदर भी जो चक्रीय है उनको एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। आज थोड़ा आपको फोकस रखना पड़ेगा क्लास में ना। एलिसाइक्लिक यौगिक, ये क्या होते हैं? ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड जो चक्रीय हैं, ऐसे एलिफेटिक
यौगिक, ऐसे एलिफेटिक यौगिक जो चक्रीय हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे चक्रीय यौगिक जो एरोमेटिक नहीं है, ऐसे या ऐसे चक्रीय यौगिक जो एरोमेटिक नहीं है। बढ़िया। अब समझ में तब आएगा जब मैं एग्जांपल दूंगा, है ना। सब लोग ध्यान से देखें, हम एग्जांपल से समझते। हम एक यौगिक बनाते हैं छोटा सा, ये एक यौगिक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये यौगिक एरोमेटिक है क्या। अब आप बोलोगे सर आपने कहा था कि बेंजीन जैसे जो दिखते हैं या बेंजीन वो एरोमेटिक है, अभी तक तो हमको इतना ही पता है। तो ये तो बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है, ये तो अभी आपने बनाया था बेंजीन वैसा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। अच्छा, अगर ये एरोमेटिक नहीं है तो फिर ये क्या हुआ सर, ये तो एलिफेटिक हुआ। अच्छा, क्या एलिफेटिक में भी ये चक्रीय है क्या। आप बोलोगे हाँ सर, एक तो ये एलिफेटिक है, दूसरा ये रिंग है। इसका मतलब अगर वो एलिफेटिक में भी चक्रीय है तो वो हो जाएगा एलिसाइक्लिक। इसका मतलब ये एलिसाइक्लिक है। डबल एल नहीं, सिंगल एल है ना। ये एली साइक्लिक है। पहली चीज, क्या मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं बेटा, हिंदी में भी एलिसाइक्लिक है, इंग्लिश में भी एलिसाइक्लिक है। चलो एक बात बताओ, ये समचक्रीय है या विषम चक्रीय है। सर ने अच्छा सवाल पूछा। ये समचक्रीय या विषम चक्रीय, कल की क्लास में से याद करो। अगर सारे के सारे परमाणु एक जैसे हैं तो वो होता है समचक्रीय रिंग के अंदर, और अगर एक भी परमाणु अलग से आ जाए तो वो होता है विषम चक्रीय। आई होप आपको कल की क्लास याद है। तो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन के आते ही ये हो गया विषम चक्रीय। आई होप आपको आपको इसकी इंग्लिश भी आती है, हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं इसको। तो यस, ये हेटेरोसाइक्लिक है। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये संतृप्त है या असंतृप्त है। इसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं या कोई डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। सर सारे बॉन्ड सिंगल है, तो ये क्या हुआ, कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल है, तो ये संतृप्त भी है। अच्छा, कोई पूछ ले ये एलिफेटिक है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि एलिसाइक्लिक एलिफेटिक का ही हिस्सा है। वो चक्रीय एलिफेटिक एलिसाइक्लिक बन जाते हैं, ऐसे एलिफेटिक जो चक्रीय है वो एलिसाइक्लिक है। तो कोई पूछ ले कि एलिफेटिक है क्या, हाँ ये एलिफेटिक भी है। मजा आ रहा है। अच्छा, इसके बारे में बताओ। इसके बारे में सोचिए। सर ये तो बेंजीन है। अच्छा, तो बेंजीन एरोमेटिक होती है क्या। हाँ ये तो एरोमेटिक है, बिल्कुल सही। तो पहला पॉइंट, ये एरोमेटिक है। दूसरा पॉइंट, ये समचक्रीय है या विषम चक्रीय है। सर इसके अंदर तो सारे के सारे चक्कर तो है ही, मतलब साइकिल तो है ही, सारे सारे एटम सेम है, तो ये हो गया समचक्रीय। मतलब ये हो गया होमोसाइक्लिक। अच्छा, ये संतृप्त है या असंतृप्त है। ये संतृप्त है या असंतृप्त है। सर डबल बॉन्ड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड के आते ही ये असंतृप्त हो गया। अब जो मैंने कल पढ़ाया था और जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वो सब जुड़ रहा होगा, लिंक हो रहा होगा। अच्छा, ये सबसे पहली बात, क्या ये एरोमेटिक है। अरे सर ये चक्रीय नहीं है, एरोमेटिक तो बात की बात है, हटाओ, नहीं एरोमेटिक। तो जो एरोमेटिक नहीं है वो क्या होता है, एलिफेटिक। अच्छा, क्या ये चक्रीय एलिफेटिक है क्या, मतलब ये एलिसाइक्लिक है क्या। नहीं सर, इसमें रिंग बनी नहीं रही है। जब इसमें रिंग बनी नहीं रही है, ये सिंपल एलिफेटिक है, तो ये सिंपल एलिफेटिक है। विषम चक्रीय सम चक्रीय मतलब ही नहीं है। जब चक्रीय ही नहीं है, जब सर्किल ही नहीं बन रहा है, तो विषम चक्रीय कैसा और सम चक्रीय कैसा। संतृप्त है या असंतृप्त है। सर साफ साफ दिख रहा है इसमें डबल बॉन्ड है,
तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है ये असंतृप्त है, बस ऐसे। और मैं इसके और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, आपको एलिफेटिक के एग्जांपल और चाहिए तो इसके एग्जांपल हो गए, CH4 इसका एक एग्जांपल है, एरोमेटिक नहीं है वो सब एलिफेटिक है, जैसे ये इसका एक एग्जांपल हो गया, और COOH ये इसका एग्जांपल है। बाकी ये मैंने एग्जांपल देके आपको और क्लियर कर दिया। हैशटैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आया जो आपको पढ़ाया गया अभी तक। बढ़िया समझ में आ गया? पक्का? पक्का? चलो बढ़े आगे। आगे जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना जब पढ़ाई करोगे आगे, कल मैं आपको डिग्री सिखा रहा था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ये और भी ज़्यादा काम आएगा। कैसे काम आएगा? कार्बन की डिग्री या कार्बन की कोटि, जिसको इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, ये कहाँ कहाँ काम आती है? जैसे ये एल्किल हैलाइड में भी काम आती है। अच्छा, कुछ नया नया दिख रहा है, समझाते हैं। एल्किल का मतलब होता है कार्बन समूह, और हैलाइड का मतलब है हैलोजन। जानते हो क्या हैलोजन को? 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं आपके सामने 3 स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप उन स्ट्रक्चर में ढूंढ के बताना क्या क्या है। सबसे पहले ये एक संरचना है, बंद रेखा सूत्र है ना, ये एक है, एक ये है, ठीक है, ऐसे आपके लिए बना रहा हूं मैं। एक ये है। अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें क्या क्या है। आप बोलोगे सर इसमें कार्बन समूह है, जो कि आपको दिख ही रहा है, ये रहा कार्बन समूह, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये भी कार्बन समूह है, बिल्कुल दिख रहा है, कल आप सीख चुके हो। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन आप बैलेंस करना जानते हो, 4 बॉन्ड बनाने, सब कल की क्लास में सिखा चुका हूँ। ये सब कार्बन, ये पूरा कार्बन समूह है, और साथ में क्या है? हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन। तो ये आपका कहलाता है एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्किल हैलाइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं, पहचान के बताओ कौन सा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, कौन सा 2 डिग्री है, और कौन सा 3 डिग्री है, तो क्या आप बता पाएंगे? चलो चेक करके देखते हैं। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, सबका ध्यान बोर्ड पे, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा है? यहाँ पर ये वाला है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे सीधा सीधा केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बेटा जब इंग्लिश में भी वही है, जब हिंदी में भी वही है, तो हम इंग्लिश लिख लेते हैं। आई होप आप बुरा नहीं मानते हो। अच्छा, यहां पर देखें, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन ये वाला है, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक, बहुत खुशी की बात। यहां पर हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन ये है, और वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3, ये हो गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। आई होप इट्स क्लियर टू यू। वेरी गुड। ऐसे ही और भी होता है। सेकंड, अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल के बारे में जानते हो? अल्कोहल किसको कहते हैं अपन? अगर OH समूह जुड़ा हुआ हो तो वो अल्कोहल होता है। अब मैं आपके सामने 3 अल्कोहल बना रहा हूं, आप मुझे बताओगे उसमें से 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, और 3 डिग्री कौन सा है। ठीक है, चलो करो, साथ साथ कॉपी भी करते चलो। ये वाला अल्कोहल कौन से डिग्री का है? ये वाला अल्कोहल कौन से डिग्री का है? ये वाला अल्कोहल कौन से डिग्री का? चेक करो। सर OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल।
OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो जब अपन अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आएगा और आप समझ जाओगे। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, बात को समझो बेटा, फर्स्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है ना, रिवाइज करके आओ ना, बहुत मजा आएगा। फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट सेकंड में आ गए हो, बंद कर दो लेक्चर, पहले जाके फर्स्ट लेक्चर देखो, फिर सेकंड देखना। मेरी क्लास सीक्वेंस में देखोगे तो मजा आएगा, बीच में उठा करके जब मन आ गया तब क्लास में आके देखोगे मजा नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। और अगर सीक्वेंस में देखोगे तो दुनिया की सबसे अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे केवल एक कार्बन से कनेक्टेड, सर नहीं, 2 कार्बन है, देखो एक यहाँ पे भी है, नहीं, डायरेक्टली OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डायरेक्टली केवल एक से कनेक्टेड है। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डायरेक्टली 2 से कनेक्टेड है, 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डायरेक्टली 3 से कनेक्टेड है, 3 डिग्री। ऐसे देखते हैं, ओके। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, अमीन। हिंदी में भी अमीन, इंग्लिश में भी अमीन, सबका ध्यान बोर्ड पे, ये भी 3 डिग्री की होती है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये होता है NH2। अगर NH2 के साथ, अगर N के साथ एक कार्बन समूह जुड़ा हुआ है, केवल एक कार्बन समूह, तो 1 डिग्री अमीन है। बहुत सारी चीजें आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे मैं आपको बताऊं, क्या बता रहा हूँ, R जो है ना, इसको कार्बन समूह कहते हैं, कार्बन समूह से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको एल्किल समूह भी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे CH3, जैसे CH3 CH2। तो अगर N से एक कार्बन समूह जुड़ा हुआ है, एक कार्बन समूह, तो 1 डिग्री अमीन है। जैसे अगर N का एक हाइड्रोजन कम कर दो और 2 कार्बन समूह जोड़ दो, ऐसे। तो अगर N से 2 कार्बन समूह जुड़े हुए हैं तो फिर ये 2 डिग्री अमीन है, ठीक। और अगर N से 3 कार्बन समूह जुड़े हुए हैं, मैं भी एग्जांपल दूंगा, घबराओ मत, तो वो हो जाता है 3 डिग्री अमीन। इसे एक बार खेले, अगर एक कार्बन समूह जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अमीन, 2 जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री अमीन, 3 जुड़े हुए हैं तो 3 डिग्री अमीन। चलो आप बताना कौन से डिग्री अमीन, आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। डिग्री आप डिसाइड करना बैठ करके, इसकी डिग्री आप डिसाइड करो। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ डिग्री डिसाइड करने के लिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड द डिग्री। आप डिसाइड ट्राई करो। N के साथ देखना, देखो मजे की बात, OH जिस कार्बन पे जुड़ा है उसके हिसाब से चेक करते हैं, यहाँ पे Cl जिस कार्बन जुड़ा है उसके हिसाब से चेक करते हैं, ये अलग है, इसमें से चेक नहीं करते हैं, इसमें N के हिसाब से चेक करते हैं। अगर N से एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री, अगर N से 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री, अगर N से 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री। यहाँ पे N को देख करके चेक करना है, किसको देख करके, N को देख करके, गलती नहीं कर देना। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री N को देख करके चेक करते हैं। चलो आ जाओ, नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री है। आपको सिंपल N को देखना है और किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पे N से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। अब ये मत सोचना NH2 जिस कार्बन पे है वो कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री होना चाहिए। गधों जैसी बातें नहीं करने का। क्या सिखाया है मैंने, N को चेक करो, N से कितने जुड़े हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है इसलिए इस पे स्टार बना दिया था पहले, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे N एक कार्बन से ही कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री ही है। यहाँ पे OH होता तो 2 डिग्री होता, समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ पर ये रहा N कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये 2 डिग्री अमीन है। पल पल सीखने को होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये 2 डिग्री अमीन है। यहाँ पर N बनाया था मैंने, हाँ यहाँ पे N, यहाँ पर N कितने से कनेक्टेड है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये हो गया 3 डिग्री अमीन। ऐसे अपन लोग कभी कभी डिग्री की हेल्प से चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया है, पक्का एवरीवन क्लियर, मस्त। चलो अब एक चीज और सिखाते हैं आपको, कॉपी कर लिया, फटाफट कर लो।
फटाफट कॉपी कर लो। और ये वाली स्लाइड बिल्कुल क्लियर है, तो हैशटैग मक्खन इन द कमेंट सेक्शन। बढ़िया। अब देखते हैं संकरण। हेडिंग लगाएं संकरण। हाइब्रिडाइजेशन। संकरण कैसे चेक करते हैं? मैं आपको कैप्सूल बता रहा हूं, उस कैप्सूल से आप संकरण चेक करोगे ना, ऐसे चेक हो जाएगा, ऐसे शानदार तरीके से। बस जो बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते हुए चलना। ये केवल कार्बन के लिए बता रहा हूं मैं आपको कैप्सूल, केवल कार्बन के लिए। उससे पहले एक काम की बात, एक कैप्सूल और, आशीष सर का कैप्सूल। अगर कहीं पे भी एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, कहीं पे भी ऐसे एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो कहीं पे भी अगर ऐसे कोई सिंगल बॉन्ड बना होता है तो वो सिग्मा होता है। अगर कोई अकेला सिग्मा बॉन्ड बनता है, अगर कोई सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा होता है। अगर कहीं पे दो बॉन्ड बने हुए होते हैं तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। कहीं पे भी तीन बॉन्ड बने होते हैं तो एक सिग्मा और दो पाई होता है। ठीक। अगर कार्बन ने चार बॉन्ड सिग्मा बना रखे हो, आपको पता है ना, एक एस होता है और तीन पी होते हैं, तो चार बॉन्ड सिग्मा है, तो एक एस तीन पी, चार हो गया, तो संकरण होगा sp3 संकरण। अगर कार्बन ने तीन बॉन्ड सिग्मा बना रखे हो और एक बॉन्ड पाई बना रखा हो, तो आप तो सिग्मा बॉन्ड के आधार पर संकरण बताओगे। तो तीन सिग्मा, तीन सिग्मा का मतलब एक एस और दो पी। देखो एक एस होता है और तीन पी होते हैं, तो एक सिग्मा, तीन सिग्मा और एक पाई, तो सिग्मा के हिसाब से देखें तीन सिग्मा, तो एक एस काम में है, दो पी काम में है, संकरण क्या हो गया sp2, संकरण हो जाएगा sp2। 11th क्लास की बातें आपकी हेल्प कर रहा हूं समझाने में, और आप पढ़ चुके हो ये चैप्टर ऑलरेडी। अच्छा, तीन सिग्मा प्लस एक पाई। अब जैसे मान लो ऐसा हो कि दो सिग्मा और दो पाई बना रखे हो, दो सिग्मा और दो पाई, मतलब समझ गए, सिग्मा के हिसाब से आंसर करना है। दो सिग्मा, एक एस और तीन पी होते हैं, दो को काउंट किया, दो को काउंट करने का मतलब है एक एस काउंट हुआ एक पी काउंट हुआ, तो संकरण होगा sp। ऐसे आप चेक करो। अच्छा, एक छोटी सी बात और, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी पूछते हैं कभी कभी, वो भी पता होना चाहिए। एक एस होता है और तीन पी होता है। अब sp3 चारों हैं, तो चार 25-25% हो गया, तो इसमें से s कितना हुआ 25%। sp2 एक s है और दो p है, ये sp3 हो गया, ये sp2 है। एक s और तीन p, 100% को तीन में भाग लगाओ, कितना आ गया 33.33%। तो s कितना हुआ 33.33%, तो इसमें x हो गया, s हो गया 33.33%। अच्छा sp, sp का मतलब हुआ एक s है और एक p है, तो जो 100 है उसका भाग लगेगा दो में, तो 25%। यहाँ बताऊं तो 100 का भाग लगाता चार में, सॉरी 50%, और यहाँ 100 का भाग लगाता चार में, तो यह आया था 25%, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 50%। तो कोई परसेंटेज एस कैरेक्टर पूछ ले तो वो भी आपको निकालना आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बन, पाई बन व संकरण बताइए।
सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या फिर संकरण बताना है। चलो चालू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल CH4, सबका ध्यान बोर्ड पे। CH4 ऐसा बनेगा। अच्छा, CH4 में कितने सिग्मा हुए? पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है। पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा। इसमें कितने बॉन्ड हुए सिग्मा? 4 सिग्मा हुए। तो 4 सिग्मा 0 पाई। सिग्मा के साथ संकरण क्या आ गया? sp3। तो संकरण हो गया sp3। आई होप आपको समझ में आ गया है। सेकंड C2H4, बॉन्ड पे पहले सिग्मा और पाई लिख लो। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। अब केवल इस कार्बन की बात करते हैं। 1 2 3 सिग्मा। तो अगर इस कार्बन के 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा और 1 पाई है। तो 3 सिग्मा और 1 पाई के हिसाब से संकरण क्या होगा? sp2। तो इस कार्बन का संकरण है sp2। इस कार्बन की बात करें 3 सिग्मा और 1 पाई। इस कार्बन ने भी 3 सिग्मा और 1 पाई बना रखा है। तो 3 सिग्मा 1 पाई का मतलब संकरण क्या हो गया? वही sp2। अगर टोटल पूछे कितने सिग्मा और कितने पाई, 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्मा है और 1 पाई है। ऐसे आप किसी भी कार्बन का संकरण भी बता सकते हो और कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलो इसको कॉपी करो आप लोग, है ना, अच्छे से। फिर मैं एक सवाल देता हूँ, सब लोग अपनी कॉपी में करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। चलो इसमें टोटल सिग्मा टोटल पाई और सबके संकरण बताना। आप तो टोटल सिग्मा टोटल पाई का कमेंट कर देना, चलेगा। चलो चलो चलो, करो करो करो, फटाफट करो सभी बच्चे, फटाफट करो। देख लेते हैं, लेट्स सी। देखते हैं हमारा बच्चा डाइट कर पाया था क्या। आ जाओ इधर। देखो सारे बॉन्ड सिग्मा है, सारे बॉन्ड सिग्मा है तो संकरण होगा sp3। सारे बॉन्ड सिग्मा है, संकरण होगा sp3। सारे बॉन्ड सिग्मा है, संकरण होगा sp3। एक बॉन्ड 3 सिग्मा है 1 पाई है, संकरण होगा sp2। 3 सिग्मा 1 पाई है, संकरण होगा sp2। 2 सिग्मा 2 पाई है, संकरण होगा sp। 2 सिग्मा 2 पाई है, संकरण होगा sp। कितने बच्चों का बिल्कुल सही है ये बात कमेंट सेक्शन में हैंड रेज वाली इमोजी भेज दो। और वैसे देखना है सिग्मा पाई काउंट करना है, ओपन कर लेते हैं पूरा। वैसे तो आप डाइट भी कर सकते हो बट ठीक है। चलो काउंट करें। सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा,
सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 2 पाई सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो 16 हो गए। अच्छा यार एक जगह और छूट गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ डबल बॉन्ड 1 पाई और आ गया। 16 सिग्मा 3 पाई। कितने बच्चों का ये आंसर था? 16 सिग्मा 3 पाई। मैक्सिमम बच्चों का यही था। इसका मतलब आपको ये टॉपिक आ चुका है। अब कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको अच्छे से ये टॉपिक आता है। पक्का? सही है। चलो अब आगे सुनो। बेटा बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें हैं ऑर्गेनिक में, और मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा यहीं सीख ले ताकि टेंशन ही ना रहे। एक होता है जेमिनल, जैम, जेमिनल। एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल। इंग्लिश में भी जेमिनल, हिंदी में भी जेमिनल। जेमिनल होता है और एक होता है विसिनल। विस आएगा उसमें लिखा हुआ शॉर्ट में, जेमिनल में जैम आएगा, विसिनल में विस आएगा, ऐसे। और जेमिनल एंड विसिनल यौगिक, हिंदी में भी जेमिनल, इंग्लिश में भी जेमिनल। हिंदी में ऐसे लिख देंगे जेमिनल, कुछ बदलेगा थोड़ी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, समझो। जैसे अगर एक ही कार्बन पर दो लोग लगे हुए हैं, सेम ही कार्बन पे, जैसे दोनों बीआर एक ही कार्बन पे है, तो जेमिनल है। जैसे ऐसा हो कि दो सीएल एक ही कार्बन पे लगे, जेमिनल है। ऐसा हो कि दोनों आयोडीन सेम कार्बन पे लगे, जेमिनल है। तो जेमिनल का मतलब होता है, जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दोनों लोग लगे हुए हैं। और विसिनल का मतलब क्या होता है? विसिनल का मतलब होता है जस्ट पास पास वाले कार्बन पे दो सेम लोग लगे हुए हैं, सेम लोग, दो सेम बंदे जस्ट पास पास वाले कार्बन पे हैं, दो सेम बंदे जस्ट पास पास वाले कार्बन पे। देखो, जस्ट पास पास वाले कार्बन पे दो सेम बंदे जस्ट पास पास वाले कार्बन, दो सेम बंदे जस्ट पास पास वाले कार्बन। ये इसका जेमिनल और विसिनल का मतलब हो। बहुत काम की चीज। मतलब आप जब चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे ना, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक में ही चीज आ जाएगी। अब मुझे याद करोगे कि हाँ यार सर आपने बताया था। चलो अब जो बताने जा रहा हूँ वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जबरदस्ती इसमें परेशान रहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लो। इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएगा, मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है बच्चा गलती इसमें करता है। पहला अपन देख रहे हैं अलाइलिक क्या होता है। अलाइलिक, सर नहीं, हम तो हिंदी माध्यम के बच्चे, हिंदी में लिखो। हिंदी में होता है एलिलिक। वही है बेटा, कुछ नहीं है। हिंदी इंग्लिश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 99% हिंदी इंग्लिश बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है। अच्छा, सी डबल बॉन्ड सी, सुनना ध्यान से, सी डबल बॉन्ड सी के जस्ट पास वाला sp3 कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी, एल्केन के, एल्केन होता है सी डबल बॉन्ड सी, कल पढ़ चुके हैं अपन। तो एल्केन सी डबल बॉन्ड सी के जस्ट पास वाला sp3 कार्बन अलाइलिक होता है। लिखो, एग्जांपल देंगे। एल्केन के सी डबल बॉन्ड सी के ठीक पास वाला, इसको इंग्लिश में एडजेसेंट कहते हैं। इंग्लिश भी थोड़ी बहुत सीख लो, इसको इंग्लिश में एडजेसेंट कहते हैं। तो सी डबल बॉन्ड सी के ठीक पास वाला sp3 कार्बन। अच्छा, जैसे
देखो, ये एलिलिक का एग्जाम्पल है, समझाता हूं कैसे। ये सी डबल बॉन्ड सी है, ये सी डबल बॉन्ड सी है। इस सी डबल बॉन्ड सी के ठीक पास में ये वाला जो कार्बन है, इसका संकरण बताओ कौन सा है। सर 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, सॉरी एल्कीन। हाँ, डबल बॉन्ड के ठीक पास वाला कार्बन, इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 H के साथ सिग्मा, 1 इसके साथ सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब ये क्या हो गया? sp3। आपने ऑब्जर्व किया, सी डबल बॉन्ड सी के जस्ट पास वाला sp3 कार्बन, इसको अपन कहते हैं आपका अलाइलिक स्थिति। यह है अलाइलिक स्थिति, ये एलिलिक स्थिति हो। तो कभी भी एलिलिक स्थिति के बारे में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि एलिलिक स्थिति का मतलब क्या है। एक होता है प्रोपैगलिक पोजीशन। प्रोपैगलिक स्पेलिंग अजीब सी होती है इसकी, प्रोपैगलिक, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा अजीब सा है। प्रोपैगलिक हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं इसको, प्रोपैगलिक स्थिति। ये आपके आएगा नहीं, बहुत रेयर है ये ना, ये आता नहीं है। और इस बार मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा। अरे भाई भरोसा नहीं है, यूपी बोर्ड के अंदर कुछ भी पूछ लेते हैं, जेई में कुछ भी पूछते हैं, नीट में कुछ भी पूछते हैं। तो अब कहीं कुछ नहीं है, सब एक है ना, सबका खून एक है, पूरी साइंस एक है, सबको सब कुछ पढ़ना है, कोई रिस्क लेना ही नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो आप लोग चाहते हो ना कि मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊं या छोड़ दूं, आपके ऊपर है, या आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो है सामने जो आता है मैं सब बताना चाहता हूँ आपको, बस आप लोग विलिंगनेस दिखाओ अपने अंदर कि हमको सीखना है सब कुछ। हाँ, एल्काइन के एल्काइन के सी ट्रिपल बॉन्ड सी के ठीक पास वाला एडजेसेंट sp3 कार्बन, वो स्थिति जो है वो प्रोपैगलिक होती है। एग्जांपल दो सर, बिल्कुल देते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C CH4 CH3 सॉरी। देखें यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, इस C ट्रिपल बॉन्ड C के जस्ट पास में ये जो कार्बन है ये sp3 है, बस यही प्रोपैगलिक स्थिति है। और ये अलाइलिक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड गॉट इट। एक और होता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक देखें, बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है बेटा? बेंजाइलिक का मतलब ये होता है, बेंजाइलिक का मतलब ये होता है कि एरोमेटिक जो कार्बन है, एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक वलय है, एरोमेटिक वलय के ठीक पास वाला sp3 कार्बन, एरोमेटिक वलय के ठीक पास वाला sp3 कार्बन लिखें। एरोमेटिक वलय, अब आप बोलोगे सर एरोमेटिक वलय कौन है? आपके लिए तो बेंजीन है। बेंजीन कैसे दिखाते हैं ना, एरोमेटिक वलय, एरोमेटिक वलय के ठीक पास वाला sp3 कार्बन। सर इसका एक एग्जांपल दे दो, अभी देते हैं। जैसे ये बेंजीन है, इससे जुड़ा हुआ है CH3, समझे? पहली बात तो ये एरोमेटिक है बेंजीन, इस एरोमेटिक के ठीक पास वाला ये कार्बन 4 सिग्मा है sp3 है, तो ये जो है ना ये बेंजाइलिक है, ये बेंजाइलिक स्थिति। बढ़िया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, 2-3 एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, आप मुझे ढूंढ के बताना एलाइलिक बेंजाइलिक क्या है।
थोड़ा ऐसे 2 छोटे-छोटे एग्जांपल देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ढूँढ के बताएँ कौन से कार्बन इसमें बेंजाइलिक हैं, अलाइलिक हैं, कौन से कार्बन है ना? चलो करो, तब तक मैं पानी पिलाता हूँ 2 मिनट है ना? आप लोग करो इसको आराम से। सोच लिया आपने सो व्हाट डिड यू फाइंड? आपने ये देखा होगा कि सर देखो, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के ठीक पास में ये वाला कार्बन, अब मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखा नहीं रखी है, ये बंद रेखा सूत्र है, ये बंद रेखा सूत्र है, दिखा नहीं रखा है। और ये जो कार्बन है और डबल बॉन्ड के ठीक पास वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों अलाइलिक है। यस और नो? कितने बच्चों का सही था? और ये बेंजीन है, एरोमेटिक। इस एरोमेटिक के ठीक पास वाला कार्बन, ये कार्बन, ये भी sp3 है। एरोमेटिक के ठीक पास वाला कार्बन, ये भी sp3 है। ये और ये दोनों क्या है? बेंजाइलिक। तो कितनी खुशी की बात है, कितना सुकून मिलता है पढ़ करके कि अब हमें तीनों चीजें आती हैं। सबको? कितनों का सही था? ठीक। एक बात और, इसको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो पूरा कंप्लीट बना के देख लो, ये हो जाएगा ऐसे। बना के देखना इसको, ये पूरा ऐसा दिखेगा। ये डबल बॉन्ड हो गया। अब देखना, इसमें सारे बॉन्ड, 4 बॉन्ड सिग्मा है, 4 सिग्मा संकर्ण sp3, ऐसे चेक कर लो। कल की क्लास में जो पढ़ाया गया था, उसमें मेहनत करोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। चलो, अब हम एक नई और बहुत ही शानदार चीज सीखने जा रहे हैं। सब बच्चे एकदम अलर्ट होके बैठ जाओ, क्योंकि ये मैंने आज तक बोर्ड वाले बच्चों को तो नहीं सिखाया, और अब पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है इस साल कि हम बोर्ड वाले बच्चों को भी ये चीज सिखाएं। तो हेडिंग लिखें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कुछ सवाल आते हैं, मतलब तो हर बार उनको फिर थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है बच्चों को। मैं चाह रहा हूँ इस बार फुल फ्लैज चले। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि। हेडिंग लिखें, असंतृप्तता की कोटि।
असंतृप्तता की कोटि अर्थात इसका एक और नाम है, इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसका एक और नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जैसा कि दोस्तों नाम में ही लिखा है, असंतृप्तता बताने वाली कोई चीज है ये। मतलब ये हमें असंतृप्तता बताने का काम करती है। क्या बताने का काम करती है? असंतृप्तता बताने का काम करती है। सबका ध्यान बोर्ड पे, कोई बातें नहीं करेगा, 5 मिनट के लिए इधर ही देखना है। चलिए, मैं आपके सामने 3 यौगिक बना रहा हूं, आप थोड़ा देखेंगे प्यार से। CH3, CH2, CH3। एक है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर ऐसा CH2, CH2, CH2। एक है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश है क्या कि मैं और हाइड्रोजन ऐड कर सकूं? यह है C3H8। क्या कोई गुंजाइश है क्या कि मैं इसके अंदर कोई और हाइड्रोजन ऐड कर सकूं? कोई गुंजाइश है क्या? एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सबने बना रखे, कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे कोई असंतृप्तता की कोटि नहीं है, यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU 0 है। अच्छा, यहां पे चांस है क्या? यहां मैं हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो सर। ये क्या है? C3H6। क्या इसमें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो। जैसे इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, आप एक हाइड्रोजन यहां जोड़ सकते हो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ सकते हो। हाइड्रोजन के कितने जोड़े जोड़ सकते हो? एक। कितनी हाइड्रोजन जोड़ सकते हो? 2। आपने पाँव में कितने जूते पहने? 2। आपने पाँव में कितने जोड़ी जूते पहने? 1। समझ रहे हो? तो कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं बेटा? 2। कितने हाइड्रोजन के युग्म ऐड कर सकते हैं? 1। तो यहां पर DU कितना होगा? कितने हाइड्रोजन के युग्म में जोड़े जा सकते हैं, वो DU होगा। तो यहां पे DU 1 है। DU 1 का मतलब यह है कि आप गुंजाइश है, आप इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो। इसमें अरे सर, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। बेटा एक काम करो, इस बॉन्ड को तोड़ दो। ये रिंग है, ये रिंग है। अगर रिंग ओपन हो जाए तो गुंजाइश है कि अपन 2 हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं। रिंग को ओपन करते ही ऐसा हो जाएगा, ये CH2, CH2, CH2। अब इधर एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी एक जोड़ी हाइड्रोजन जोड़ी जा सकती है, तो ये भी DU 1 है। ठीक। इसमें अरे सर मजा आ जाएगा, इसमें तो बहुत गुंजाइश है। आप 2 बॉन्ड तोड़ दो तो 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, 2 जोड़ी हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, तो इसका DU 2 है। अब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो DU एक गणना है, एक कैलकुलेशन है, जो ये बता सकती है कि आपके यौगिक में कितनी रिंग है, कितने वलय है, कितने पाई बॉन्ड है। देखो, इसका भी DU 1 है, इसका भी DU 1 है। हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि डबल बॉन्ड होगा कि रिंग होगा, पर हाँ, अगर DU 1 है तो या तो एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है, सर्किल। अगर DU 2 है तो 2 रिंग हो सकती है और 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। पाई बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। यहाँ कितने पाई है? 1 पाई है। तो 1 पाई है तो DU 1 है, या एक रिंग है तो DU 1 है, 2 पाई है तो DU 2 है। कल को 2 रिंग होगी तो भी DU 2 होगा। आप तो मस्त रहो। आप बता याद रखो कि आप कितने हाइड्रोजन की जोड़ी जोड़ सकते हो, वो कहीं ना कहीं आपको DU के बारे में बताता है। मैं चाहूंगा तो आपको एक शानदार सा फॉर्मूला बता दूंगा, शानदार सी ट्रिक बता दूंगा, आपका काम बन जाएगा। तो क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करना था तो मैंने ऐसे लिया। और समझाते हैं, एक और तरीके समझाता हूँ। ये एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्कीन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, तो क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन कम है मतलब एक जोड़ी हाइड्रोजन कम है, तो DU 1 है।
और इसमें CnH2n माइनस 2, 2n प्लस 2, 2 हाइड्रोजन कम हुई, ये बना, और 2 हाइड्रोजन कम कर दो, ये बन गया। मतलब इसमें इसकी तुलना में 4 हाइड्रोजन कम है, 4 हाइड्रोजन कम है, मतलब DU 2 हो गया। 4 हाइड्रोजन कम है, 2 जोड़ी हाइड्रोजन कम है। जैसे समझना है समझ लो। तो लिखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्त कोटि एक ऐसी गणना है, एक ऐसी गणना है जो ये बताती है कि यौगिक में पाई या वलय की कितनी संभावनाएं हैं। वलय की कितनी संभावनाएं हैं। सही है। डन, बस एकदम बढ़िया। अब हम आपको DU के फॉर्मूले बताते हैं। सब बच्चे ध्यान से उस फॉर्मूले को देखना, मेरे साथ अप्लाई करना, तुरंत आपसे सवाल बन जाएगा। चलिए इसको कॉपी कर लिया सबने। अब फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला दो तरीके से आएंगे। अगर आपको संरचनात्मक सूत्र दे रखा हो, यदि संरचना दे रखी हो या संरचनात्मक सूत्र दे रखा हो, यदि संरचनात्मक सूत्र दिया है तो DU का फॉर्मूला होगा, सिंपल फॉर्मूला, कितने पाई बॉन्ड है, पाई बंध की संख्या प्लस उसमें कितनी रिंग है, वलय की संख्या, वलय या रिंग की संख्या। अच्छा, और अगर फॉर्मूला, अगर आपको संरचना नहीं दे रखी है और आणविक सूत्र दे रखा है, यदि आणविक सूत्र दिया है, बेटा अगर आपको केवल आणविक सूत्र दे रखा है तो तरीका क्या होगा, DU का फॉर्मूला होगा कितने कार्बन है उनकी संख्या माइनस कितने हाइड्रोजन है उनकी संख्या, कितने हैलोजन है उनकी संख्या को जोड़ना पड़ेगा, कितने नाइट्रोजन है उनकी संख्या को भी जोड़ना पड़ेगा, कितने हैलोजन है उनकी संख्या को जोड़ना पड़ेगा, कितने नाइट्रोजन है उनकी संख्या को जोड़ना पड़ेगा, और फिर कैलकुलेट होगा -2 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला होगा। और इस फॉर्मूले से निकल करके आएगा आपका DU। गया फॉर्मूला देख लिया ना, दर्शन कर लिए फॉर्मूले के, समझा मैं दूंगा, फॉर्मूले के दर्शन कर लिए ना आपने, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार फॉर्मूले के दर्शन हो गए, फॉर्मूला समझाना मेरी काम है, मस्त रहो। शुरू करें, समझे? चलो इसको पहले समझते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो आपको कोई फॉर्मूला लिख के दे दिया C6H12। अब इस फॉर्मूले को देखकर तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि DU कितना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में कुछ बता ही नहीं रखा है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम आणविक सूत्र दे रखा है, संरचना है नहीं, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। CN का मतलब है कितने कार्बन है, सबका ध्यान बोर्ड पे, कितने कार्बन है 6, माइनस कितनी हाइड्रोजन है 12, हेलोजन है क्या, नहीं, नाइट्रोजन है क्या, नहीं, माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 6 माइनस 10/2, 10/2 मतलब 5, 6 माइनस 5 बराबर 1।
तो इसका डी आ गया 1। ऐसे आपको कर लोगे बेटा। चलो एक और एग्जांपल लो। सबका ध्यान बोर्ड पे, अच्छी चीज सिखा रहा हूँ बहुत। जैसे मान लो आपने लिया फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, कुछ भी जो मन में आता है, जैसे C14H8 ले लो। चलो चेक करो, लिखना मत अभी, समझ लो पहले कि सर कैसे कर रहे हैं। आपके आप बुक्स खोलोगे ना बाद में एनसीईआरटी वगैरह, नहीं नहीं नहीं, ये मत सोचना कि केवल जेई नीट के लिए है। जेई आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना क्लास 12th की, उसमें एल्किल हैलाइड नाम का चैप्टर है, उसमें पीछे सूत्र दे रखा है कि इस सूत्र के कितने समावयवी बनेंगे। उस सवाल को सॉल्व करने के लिए डीयू आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, तुरंत सवाल सॉल्व हो। चलो 14, कार्बन की संख्या कितनी है 14 माइनस, हाइड्रोजन कितने हैं 8, हेलोजन है नहीं, नाइट्रोजन है ही नहीं, माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 14 माइनस 8 में से 2 गए 6, 3, ये आ गया 11, डीयू हो गया 11। अच्छा और C3H8O, मान लो ये आ जाए C3H8O, ऑक्सीजन आ जाए तो उसके लिए कुछ नहीं करना, हेलोजन आए तो ऐड करना है, नाइट्रोजन आए तो माइनस करना है, ऑक्सीजन आए तो कुछ नहीं करना है। तो C3H8O के लिए करते हैं डीयू ट्राई। कार्बन कितना है 3 माइनस, हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कितनी है भाड़ में जान दो, -2, कुछ है ही नहीं, हेलोजन नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। ऐसे आप डीयू कैलकुलेट करोगे सिस्टमेटिकली। कितना आ रहा है 8 माइनस 2 6, 6 3 3 3 3 0, इसमें कोई डीयू नहीं है, इसका डीयू 0 है। ऐसे अपन डीयू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, थोड़ा जगह कम पड़ रही है भाई, है ना। अपन C7H11Cl, जरा इसका एक बार डीयू कैलकुलेट करके देखो, करते हैं। कार्बन कितने 7 माइनस, हाइड्रोजन कितने 11, अच्छा हेलोजन है, बिल्कुल है। हेलोजन का मतलब समझते हो, एक्स का मतलब है हेलोजन, हेलोजन का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलोजन है, कितने हेलोजन है एक हेलोजन है, तो 11 प्लस 1 माइनस, नाइट्रोजन तो है ही नहीं, माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 7 माइनस 11 प्लस 1 12, 12 में से 2 गए 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, ये आ गया 2। इसका ड्यू कितना है 2, कर लोगे। एक लास्ट एग्जांपल और का तो नाइट्रोजन का, ताकि तुम्हें आ जाए समझ में। C10H9N, आप चाहो तो इसका खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो अपने रजिस्टर में और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो कैसे डीयू कैलकुलेट होगा। इसका डीयू होगा कार्बन की वैल्यू 10 माइनस, अच्छा हाइड्रोजन कितनी है इसके अंदर, हाइड्रोजन है 9, नाइट्रोजन को जोड़ते हैं, सॉरी हेलोजन को जोड़ते हैं, नाइट्रोजन को हटाते हैं, तो माइनस, नाइट्रोजन कितना है 1, नाइट्रोजन को माइनस करना है, तो माइनस का 1 माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, 9 में से 3 गए तो 6, 6 डिवाइड बाय 2 3 आ जाएगा। इसका डीयू है 7, इतना ज्यादा डीयू है, देखो 7 है इसका डीयू। ऐसे बेटा हम कैलकुलेट करते हैं। बढ़िया, मजा आ रहा है। अच्छा अब अपन देखते हैं संरचना दे रखी हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो संरचना दे रखी हो ऐसे, तो इसका डीयू कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको इस बार पूरी तरह से संरचना ही दे रखी है कैलकुलेट करने के लिए। जैसे इसका डीयू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको टोटल संरचना दे रखी है और कह रखा है कि डीयू कैलकुलेट करो मस्त अपनी मर्जी से। तो मेरा काम है आपको विचित्र से विचित्र सवाल देना ताकि आपकी प्रैक्टिस शानदार हो। ये लो, अब इसका डीयू आपको कैलकुलेट करना है, ये जो दे रखा है उन सबका। शुरू करें, शुरू करें डीयू कैलकुलेट करना शुरू करें। अच्छा एक बात और, पाई बंद जो देखते हैं ना वो कार्बन कार्बन के बीच में देखते हैं, ये भी ध्यान रहे कि पाई बंद जो देखना है वो कार्बन कार्बन के बीच में ही देखना है, और जगह नहीं। पाई बंद केवल कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाता है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बंद है, ये रहा एक पाई बंद, ठीक। अच्छा बताओ, ये रिंग बन रही है, रिंग का मतलब क्या हुआ, पाई बंद कितना है एक, रिंग कितनी है एक, एक और एक हो गया 2, पाई 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 3 पाई और एक रिंग, यू कितना हो गया 4,
1 पाई, दूसरा पाई, 1 पाई, दूसरा पाई, ये तो ऑक्सीजन के साथ में छोड़ दो, कितने हो गए 4, तो इसका डी कितना हो गया 4। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पक्का सब बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ क्वेश्चन दूं करने के लिए? मैं आपको रिंग वाले कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। चलो एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, वो अगर तुमने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें सब कुछ आ चुका है। ये 3 ट्रिपल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में, जैसा कि आई होप आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे ऐसे बेंजीन लगा हुआ है, ये ऊपर है C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड OCl, ऐसे आप लोग देखेंगे। यहाँ पर है C ट्रिपल बॉन्ड N CN, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O NH2। चलो DU कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि DU कितना होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक छोटी सी चीज, एक सेकेंड। यहाँ ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते, यहाँ तो करेंगे यार, पाई बॉन्ड काउंट करना है, सॉरी, पाई बॉन्ड काउंट करना है। यहाँ तो काउंट होगा क्योंकि पाई बॉन्ड काउंट करना है ना, क्योंकि यहाँ पे हम इसको तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। हाँ यहाँ तो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया 1 2 3 4 5, तो DU 5 होगा। अगर ये फॉर्मूला दे रखा है तो इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हो यहाँ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ यहाँ करना पड़ेगा। चलो अब करो इसको, कीजिए। निपटाओ, इसका DU फाइंड आउट करो। DU कितना आ रहा है इसका? देखो पहली बात तो एक रिंग है, तो रिंग के कारण आ गया 1 प्लस। अब काउंट करो पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंसेप्ट याद रहता है, अकेला बॉन्ड है सिग्मा होगा, 2 बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई होगा, 3 बॉन्ड है एक सिग्मा और 2 पाई होगा। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए 10, इसका DU कितना हो गया? तो क्या अब आप लोगों को समझ में आ गया DU कैसे कैलकुलेट करना है? कोई भी आएगा सवाल एग्जाम में कर लोगे। एक काम और कर लो, लास्ट सवाल दे रहा हूँ C9H13Br, इसका और कैलकुलेट कर लो फॉर्मूले से, इसका फॉर्मूले से और कैलकुलेट कर लो, फटाफट से कर लो, जल्दी से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। याद रखना, हेलोजन जोड़ते हैं, नाइट्रोजन कम करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं जब फॉर्मूले की बात आती है। करो, डू इट डू इट डू इट। कितना DU आ रहा है इसका? चलो DU चेक करो।
हेलो हेलो, वॉइस नहीं आ रहा था। अच्छा, मैं कह रहा था ये कैलकुलेट करना आ गया आपको? अरे यार ये मेरे को वापस बताना पड़ेगा। देखो, कार्बन 9 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 13, हेलोजन को जोड़ते हैं, हेलोजन को जोड़ते हैं, हेलोजन 1 है, माइनस 2 लास्ट में करना ही है, डिवाइड बाय 2, तो 9 माइनस 14 में से 2 गया तो 12, 12 में से 12 का भाग 2 में लगा तो 6, डी आ गया 3। आई होप आप सबका डी 3 आया होगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि अब आपको दो तरीके से करना है। अगर आपको फॉर्मूला दे रखा हो, आणविक सूत्र दे रखा हो, तो डी कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगा लोगे जो मैंने आपको सिखाया है। अगर स्ट्रक्चर या संरचना दे रखी हो तो मेरा बच्चा क्या करेगा, ऐसे केस में पाई बॉन्ड और रिंग को काउंट करके क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ठीक। एक काम की बात और आप सबके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डी कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले अच्छे सवालों में से एक है। और बोर्ड के सवालों में भी, चाहे जेई के सवालों, नीट के सवालों, चाहे बोर्ड के सवालों, हर जगह डी की कहीं ना कहीं नीड पड़ती पड़ती है। सब बच्चे अच्छे से कर लें। एक और चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का जो तरीका मैं फॉलो करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से एकदम डेप्थ में जाके आपको पढ़ाया जाए, ताकि एक भी सवाल गलत ना हो। हमारी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है, हमें अब ऑर्गेनिक की तो करनी है। पूरा सितंबर हमारे पास बचा हुआ है, पूरा अक्टूबर हमारे पास बचा हुआ है, अक्टूबर एंड तक हमें एक बुक आराम से फिनिश करनी। तो वी हैव सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट तरीके से हम ऑर्गेनिक सीखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा क्लास लेने में, है ना। और एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इधर आ रहे हैं तो आपको सारे पाई बॉन्ड गिनने हैं, किसी को भी नहीं छोड़ना। वो फ्लो में आपको ध्यान होगा, यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन का छोड़ना नहीं है, सबको गिनना है। और इधर है तो इधर ऑक्सीजन को छोड़ देना है। अगर ऐसे फॉर्मूला, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ आपको सारे पाई बॉन्ड और सारे वलय रिंग काउंट करनी है। जैसे आपने पाई बॉन्ड काउंट कर लिए पर आप रिंग काउंट करना भूल गए तो भी आपका डी गलत आ सकता है। उस चीज के लिए भी आपको तैयार है। बढ़िया। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की सेकंड क्लास कैसी लगी। रेगुलरली आइए क्लास के अंदर, डेली कमेंट्स कीजिए, डेली अपनी पढ़ाई लगाइए, इसको स्टेटस पे लगाइए व्हाट्सएप पे, ताकि और भी बच्चों तक पहुंचे। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास। जय हिंद।